हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। भाई साहब, ये हमारा क्या रहेगा, आज का लास्ट लेक्चर रहेगा मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पे। बहुत ही फैक्चुअल सा लेक्चर है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, ज़्यादा कुछ समझने के लिए है नहीं। बहुत इजीली कम समय में हम इसको ख़त्म कर लेंगे, ठीक है। मैं आशा करता हूँ कि आपने दो प्रीवियस लेक्चर्स देखे होंगे, ताकि इस लेक्चर में आपको और अच्छे से क्लैरिटी आ सके, ठीक है। और हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको डेली लेक्चर्स, ये जो डेली लेक्चर्स है उसकी अपडेट्स भी मिलती रहेंगी। और हर एक लेक्चर होने के बाद उसके अगले दिन तक, कि आपकी रीडिंग होने के बाद, मैं लेक्चर के बेसिस पे स्पेशली जो टॉपिक्स हमने लेक्चर्स में कवर किए उसके बेसिस पे एमसीक्यू भी डालता हूँ, ताकि आपको ध्यान में आए कि भैया आपकी रीडिंग में कहीं गड़बड़ तो नहीं हो रही है, ठीक है। तो चलो फिर टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, और अब मुझसे अगर बात वगैरह करना चाहते हो तो उसका भी मैंने सब जो कॉन्टेक्ट का जो भी डिटेल्स है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप वहाँ पे मुझसे बात भी कर सकते हो, ठीक है। एनीवे चलो फिर, तो मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जैसे हमने दिखा था कि भाई हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर किया था वो ड्राफ्टिंग कमेटी के द्वारा प्रिपेयर किया गया था। ड्राफ्टिंग कमेटी कब फॉर्म हुई थी भैया? ये फॉर्म हुई थी 29 अगस्त 1947 को फॉर्म हुई थी। कब फॉर्म हुई थी? 29 अगस्त 1947 को फॉर्म हुई थी, ठीक है। बेसिकली इट वाज अ 7 मेंबर कमेटी और इट वाज चेयर्ड बाय द डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, ठीक है। इन्होंने ड्राफ्ट किया था। ये जो ड्राफ्ट है भैया, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में क्या किया गया था, उसे डिस्कस डिबेट किया गया था, ठीक है। भैया कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कब कॉन्स्टिट्यूंट हुई थी? नवंबर 1946 को क्या हुई थी भैया? कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कॉन्स्टिट्यूंट हुई थी, ठीक है। किस प्लान के तहत? कैबिनेट मिशन के प्लान के तहत कॉन्स्टिट्यूट हुई थी, ठीक है। कैबिनेट मिशन वाज अ 3 मेंबर मिशन, ठीक है। कौन कौन से थे भैया, कमेंट सेक्शन में बताना इसके मेंबर्स, ठीक है। और कैबिनेट मिशन कौन से डेट पे आया था और कौन से डेट पे प्लान पब्लिश किया था, ये भी आप मुझे बता सकते हो, ठीक है। द फर्स्ट मीटिंग वाज हेल्ड ऑन द and the first meeting of the Constituent Assembly was held on 9 December 1946। 9 दिसंबर 1946 को क्या क्या हुआ तो हमने सभी अच्छे तरीके से डिस्कस किया है, आप प्रीवियस लेक्चर देख सकते हो। उसके बाद ऑन 13 दिसंबर 1946 को क्या किया गया था? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज मूव बाय द पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से डिकोड अगर आपने कर लिया भाई तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि उसी के बेसिस पे आपको प्रीएम्बल समझने में आसानी हो जाती है, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे भैया कि एनेक्टमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। बहुत ही फैक्चुअल सच लेक्चर रह गए, हम जल्दी इसे खत्म कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद देखो भैया, हमने देखा था कि जो ड्राफ्टिंग कमेटी है उन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो ड्राफ्ट है वो फर्स्ट ड्राफ्ट पब्लिश किया था भाई फरवरी 1948 को। सेकंड ड्राफ्ट आया था भैया अक्टूबर 1948 को, ठीक है। इट्स डेट्स में कंफ्यूज नहीं होना है, मे बी डेट्स भी आपको पूछे जा सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि ड्राफ्टिंग कमेटी 141 डेज ही, बेसिकली ड्राफ्टिंग कमेटी ने 141 डेज में क्या किया था भैया, जो कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट है कंप्लीट कर लिया था। यानी इट टुक्स लेस देन 6 months टू प्रिपेयर इट्स ड्राफ्ट, ओके। तो फाइनल ड्राफ्ट आया था भैया फिर नवंबर 4 1948 में, ठीक है। फाइनल ड्राफ्ट जब पास हो जाता है उसके साथ ही डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर एक मोशन भी क्या कर देते लाते ही कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में। वो मोशन बेसिकली इस तरह से था कि द कॉन्स्टिट्यूशन इज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास, कि भैया हमने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा क्या कॉन्स्टिट्यूशन अभी पास हो चुका गया, पास कर दिया गया है, ठीक है। उसके बाद देखो भैया नवंबर 26 1949 को क्या कर दिया जाता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एडॉप्ट कर दिया जाता है, ठीक है। अब फाइनल ड्राफ्ट हो गया भैया। फाइनल ड्राफ्ट कब हो गया भाई? नवंबर 4 1948 को, ठीक है। उसके बाद नवंबर 14, ये डेट भी आप ध्यान में रख सकते हो, ठीक है। नवंबर 14 1949 को डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के द्वारा कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में एक मोशन लाया जाता है, और वो मोशन क्या था भैया? वो बता रहा था कि भैया कॉन्स्टिट्यूशन हमने पास कर लिया है, कॉन्स्टिट्यूशन वाज पास बाय द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, ठीक है। फिर उसे एडॉप्ट कब किया गया? तो उसे एडॉप्ट किया गया है भैया नवंबर 26 1949 को, ठीक है। ये जो डेट है हमारे प्रीएम्बल में मेंशन की गई है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाता है, देखो व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड, इट वाज अडॉप्टेड ऑन द नवंबर 26 1949, ठीक है। जैसे कि आपको पता है मुस्लिम लीग ने विड्रॉ किया था, इसलिए जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की स्ट्रेंथ थी, जो इनिशियल थी 389, वो घट के 299 हो गई थी, ठीक है। तब 299 में से सिर्फ 284 मेंबर क्या थे भैया, उस वक्त कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में प्रेजेंट थे, और इस 284 मेंबर्स ने कॉन्स्टिट्यूशन पे क्या किया था भैया? सिग्नेचर किए थे, क्या एडॉप्ट कर लिया करके सिग्नेचर किए थे, ठीक है। यहाँ पे 299 और 389 में कंफ्यूज नहीं होना है आपको, ठीक है। ये बात यहाँ पे आप ध्यान में रखना। जैसे कि आपको पता है, एक बार यहाँ पे मैं बता देता हूँ, जब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कॉन्स्टिट्यूट हुई थी अंडर द कैबिनेट मिशन प्लान, द स्ट्रेंथ वाज द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वाज 389, ठीक है। आउट ऑफ विच ब्रिटिश इंडिया प्रोविंसेस गेट 296 सीट्स एंड प्रिंसली स्टेट्स गेट्स गॉट्स, ठीक है,
93 सीट्स, ठीक है। थोड़ा मेरा इंग्लिश का भी प्रॉब्लम है, थोड़ा समझ लीजिए, ठीक है। आउट ऑफ विच 11 गवर्नर्स प्रोविंसेस गेट 292 एंड द चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस गेट 4 सीट्स, ओके। चीफ कमिश्नर प्रोविंस मीन्स मैंने बताया था कि भैया आज की यूनियन टेरिटरी आप समझ सकते हो। जैसे ही भैया क्या करता है, मुस्लिम लीग क्या करता है, फिर विड्रू कर देता है किससे, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी। इट्स 299 बन जाती है, 296 वाली 229 बन जाती है, और 93 वाली क्या बन जाती है भैया, 70 बन जाती है, ठीक है। इसी हिसाब से यहाँ पे दिया है 299, ठीक है। नहीं, जब कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्ट किया गया था, द टोटल स्ट्रेंथ वाज द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वाज 399। क्यों, ये आपको वाई करके यहाँ पे ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। इंटरव्यू में भी और एनालिटिकल क्वेश्चंस में भी ऐसा यहाँ पे पूछा जा सकता है। 299 में से सिर्फ 284 लोग क्या थे भैया, प्रेजेंट थे, तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन पे सिग्नेचर किया था, ठीक है। जब कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्ट किया गया था, ठीक है, when constitution was adopted it was contain 395 articles, 8 schedules and the preamble, ठीक है। यानी जब हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट कर लिया था, तब वो कंटेन करता था भैया कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या था। तब आर्टिकल्स थे भैया 395, प्रेजेंट में कितने भैया 417 कुछ तो भी होंगे, ठीक है। 8 शेड्यूल्स थे भैया। अब कितने शेड्यूल्स है भैया, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, हालांकि हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और क्या था भैया, प्रीएम्बल भी था। क्या था भैया, प्रीएम्बल। ये बात देखो भाई, यहाँ पे है क्वेश्चन वाला ट्रिक, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चंस आपको पूछा जा सकता है और आप यहाँ पे ट्रिक हो सकते हैं, जो नए बंदे हैं, जो अभी प्रो नहीं है पॉलिटी में या फिर यूपीएससी की फील्ड में, ठीक है। तो भैया क्या था, जब कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्ट किया गया था, तब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितने आर्टिकल्स थे भैया, आर्टिकल 395, शेड्यूल स्टेट 8, ठीक है। और प्रीएम्बल भी था भैया, ठीक है। एक क्वेश्चन आता है कि भैया जो कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्ट किया गया था, प्रीएम्बल था या नहीं, ठीक है। हालांकि प्रीएम्बल था, लेकिन प्रीएम्बल पूरा कॉन्स्टिट्यूशन एनेक्ट होने के बाद लागू कर दिया गया था, ठीक है। ये हम प्रीएम्बल में पढ़ेंगे, ठीक है। एक थोड़ा सा ट्रिक है, उसी में क्वेश्चन से डाल देते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो भाई, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, आपको पता है क्या थे भैया, ये लॉ मिनिस्टर थे, ठीक है। इन्होंने बेसिकली ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, इसको पायलट किया था असेंबली में, ठीक है। बेसिकली डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को क्या रिकॉग्नाइज करके दिया जाता है भैया, इज द फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। ब्रिलियंट राइटर भी थे भैया, ये कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट थे, शेड्यूल कास्ट के अनडिस्प्यूटेड लीडर्स भी थे, ठीक है। इनके बारे में आप पढ़ लेना, यहाँ पे थोड़ी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन दी गई है। उसके बाद देखो भाई, जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, उन्होंने क्या किया था, फ्रॉम ऑन नवंबर 19 2015 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर कर दिया गया था कि भैया नवंबर 26 जो है, वो क्या करेंगे हम, एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल डे, संविधान दिवस करके सेलिब्रेट करेंगे, ठीक है। तो संविधान दिवस कौन सा है, फिर कॉन्स्टिट्यूशनल डे कौन सा है भाई, नवंबर 26 है। लेकिन ये हम कब से सेलिब्रेट कर रहे थे, हम सेलिब्रेट कर रहे हैं भैया नवंबर 19 2015 को। यानी ऐसा क्वेश्चन आ सकता है आपको, जैसे कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहले स्टेटमेंट में दिया गया होगा कि भैया कि नवंबर 19 2015 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर दैट नवंबर 26 एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल डे। और इसके अलावा यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्टरी इसके कंटेक्स्ट में क्वेश्चन सेंटेंस दिए गए होंगे आपको, ठीक है। तो आपको ये समझ के लेना है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कब डिक्लेयर किया था, नवंबर 19 2015 को, ठीक है। और नवंबर 26 ये है कॉन्स्टिट्यूशनल डे, ठीक है। यही डेट की है, क्या है, क्यों है, वो हम आगे चल के देखेंगे। एनीवे चलो भाई आगे बढ़ते हैं। आई होप कि आज तक आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो भाई, कॉन्स्टिट्यूशन का एनफोर्समेंट देखना है हमको, ठीक है। एक बात यहाँ पे थोड़ा ध्यान में रखना है, सम प्रोविजंस है नहीं, आपको थोड़े बार बार पढ़ के आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। जैसे कि देखो भाई, कि जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्ट किया, तभी यानी 26 नवंबर, कॉन्स्टिट्यूशन कब एडॉप्ट किया भैया, नवंबर 26 1949 को। तो इसी वक्त हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ प्रोविजन एनेक्ट हो गए थे, यानी चलन में आ गए थे। तो प्रोविजंस कौन से आपको ध्यान में रखना है, कभी कभी क्वेश्चन आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन वाज एनेक्टेड ऑन द डे ऑफ अडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो कौन से प्रोविजंस थे भैया, जैसे कि आप एक प्रोविजन दिया है भैया, एक सिटीजनशिप था, ठीक है। उसके बाद इलेक्शंस, प्रोविजनल पार्लियामेंट भैया, ठीक है। प्रोविजनल पार्लियामेंट कौन थी भैया, मैंने बताया था आपको, वहां पे समझना चाहिए था कि भैया इलेक्शन तो होने, फिर भी प्रोविजनल पार्लियामेंट करके कौन वर्क कर रहा था भैया, ठीक है। जैसे कि प्रोविजनल पार्लियामेंट, ठीक है। उसके बाद टेम्पररी एंड कुछ ट्रांजिशनल प्रोविजंस थे और शॉर्ट टाइटल्स भी थे कुछ, ठीक है। ये जैसे आपको पढ़ के ध्यान में रखना है, ठीक है। तो प्रोविजंस दिए हुए जैसे कि भाई आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379 एक्सेट्रा, बाकी आप लोग पढ़ लेना, ठीक है। वो नवंबर 26 1949 को ये भैया क्या हो गए थे भैया, फोर्स में आ गए थे, यानी लागू हो गए थे, ठीक है। जो भी रिमेनिंग प्रोविजन है भैया,
ठीक है। अब ये तो लागू हो गया जो अभी हमने बताया है, ठीक है, लेकिन जो भी बचे हुए वो कब चालू हो गए भैया, कब एनेक्ट हुए या फिर कब फोर्स में वो आ गए भैया, 26 जन 1950 को फोर्स में आ गए थे, ठीक है। ये है भैया डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या हो गया भैया, लागू हो गया, यानी चालू हो गया, ठीक है। और इसी डे को हम रिपब्लिक डे करके क्या करते हैं भैया, सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। आप समझ में आया हम रिपब्लिक डे क्यों 26 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि भैया 26 जनवरी 1950 को क्या हो गया था, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्स हो गया था, यानी चालू हो गया था, ठीक है। अब जनवरी 26, व्हाई व्हाई दिस डेट, यही डेट हमने क्यों चूज की, क्योंकि भैया क्या हुआ था 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज डे वॉज सेलिब्रेटेड। ये हिस्ट्री में पढ़ेंगे तब कोरिलेट कर लेंगे, अभी खाली इतना ही ध्यान में रखना है कि 26 जनवरी 1930 को हमने क्या सेलिब्रेट किया था भैया, हमने पूर्ण स्वराज डे सेलिब्रेट किया था। बेसिकली एक लाहौर का सेशन था, उसमें रिजोल्यूशन लाया था, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा, ठीक है। इसीलिए क्या किया भाई हमने 26 जनवरी यही डेट कॉन्स्टिट्यूशन चालू होने के लिए अडॉप्ट की गई है। इसी डेट को हम इसी डेट को यानी इसी दिन हम रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं। यहाँ पे आपको थोड़ा ट्रिकी लगेगा, लेकिन थोड़ा बहुत डेट्स में कंफ्यूज नहीं होना है आपको, ठीक है। एट द एंड हम थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेंगे, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली नवंबर 1946 को फॉर्म हुई थी भैया, ठीक है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नवंबर 1949 को क्या 26 नवंबर 1949 को क्या किया गया था भैया, एडॉप्ट कर दिया गया था। ये नहीं भूलना है भैया, 26 नवंबर 1949 को एडॉप्ट कर दिया गया, फिर 26 जनवरी 1950 से वो केम इनटू फोर्स। ये आपको ध्यान में रखना है भैया, ठीक है। इतना अगर ध्यान में रखा तो भी चलेगा, ठीक है। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। 26 जनवरी 1950 हाँ, और सॉरी 26 जनवरी 1950 रिपब्लिक डे, ठीक है। और 26 नवंबर 1949 यहाँ से हमने कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्ट कर लिया था। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है आपको, ठीक है। कंफ्यूज हो जाएगा तो मैं मार्क्स चले जाएंगे, ठीक है। उसके बाद देखो भाई, जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन चालू हो गया, क्या रिपील हो गया भैया, हमारा इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, पता है आपको इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट क्या हो गया भैया, रिपील हो गया। उसके साथ ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ये भी क्या हो गया भैया, रिपील हो गया। बेसिकली यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। और जो भैया अबोलिशन ऑफ प्रिवी काउंसिल ज्यूरिसडिक्शंस एक्ट 1949, ये अभी भी कंटिन्यू रहा था, ठीक है। ये ध्यान में रखना है क्या एक्ट है, इसका कुछ इतना इंपॉर्टेंस है नहीं, सिर्फ ध्यान में रखना है कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस हुआ तब इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1930 को ये बंद हो गए भाई, और एक एक्ट था अबोलिशन ऑफ प्राइवी काउंसिल ज्यूरिसडिक्शंस एक्ट, ये कंटिन्यू रहा था 1949 वाला ये एक्ट था, ठीक है। उसके बाद देखो भाई एक्सपर्ट्स कमेटी, पहले लेक्चर में हमने थोड़ी बहुत बात की थी एक्सपर्ट्स कमेटी के बारे में, जैसे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किसने प्रिपेयर किया, इसका ड्राफ्ट भैया ड्राफ्टिंग कमेटी ने प्रिपेयर किया, ठीक है। लेकिन इसको जो नोट्स की प्रिपरेशन थी या फिर जो भी मटेरियल रहने वाला था, इसकी प्रिपरेशन एक्सपर्ट कमेटी ने की थी। इसने की थी एक्सपर्ट कमेटी। बेसिकली एक्सपर्ट कमेटी वाज कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन जुलाई 8 1946, ठीक है। यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। देखो ड्राफ्टिंग कमेटी फॉर्म हुई थी 29 अगस्त 1947 को, ठीक हो। और एक्सपर्ट कमेटी फॉर्म हुई थी भैया जुलाई 8 1946 को, ठीक है। आपको सेंटेंस में दिया भी जा सकती है कि एक्सपर्ट कमेटी जो है फॉर्म हुई थी बिफोर द ड्राफ्टिंग कमेटी, ऐसा भी पूछा जा सकता है। तब आपके डेट ध्यान में रखना बहुत ही मायने रखता है यहाँ पे, ठीक है। और एक्सपर्ट कमेटी को किसने लीड किया था भैया, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लीड किया था। बेसिकली इट वाज 8 मेंबर कमेटी। और ड्राफ्टिंग कमेटी क्या थी भैया, 7 मेंबर कमेटी, ठीक है। ये थोड़ा अल्टर करके आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो बी स्पेसिफिक, ओके, ज्यादा नहीं घुसना है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद देखो किस लिए आई थी भैया एक्सपर्ट कमेटी की, प्रिपेयरिंग द मटेरियल फॉर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, यानी बेसिकली जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को मटेरियल रखने लगने वाले थे कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट बनाने के लिए, ठीक है, फिर कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में जो सहयोग चाहिए था वो एक्सपर्ट कमेटी ने दिया, ठीक है। ये आप ध्यान में रखना, नोट्स की प्रिपरेशन ऐसे ध्यान में रखो, ठीक है। जैसे कि मान लो अगर मैं यहाँ पे अगर पढ़ा रहा हूँ आपको पॉलिटी, ठीक है, तो जो भी मेरे नोट्स प्रिपरेशन कर रहा भाई, कोई बंदा एक बैक में बैठा होगा मेरे, वो क्या कर रहा होगा, नोट्स की प्रिपरेशन कर रहा होगा, फिर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। इसी तरह से देखो, मानो कि मैं जो हो भैया ड्राफ्टिंग कमेटी हो, और मेरे जो पीछे बंदा बैठा हुआ है जो मुझे नोट्स की प्रिपरेशन की यानी जो भी स्लाइड्स वगैरह बना के दे रहा है, वो क्या हो गया भैया, एक्सपर्ट कमेटी हुई, ऐसे आप मान सकते हो। एनीवे, ठीक है। देखो भाई कौन कौन से मेंबर थे, तो एक्सपर्ट कमेटी वाज हेडेड बाय द पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू भाई चेयरमैन थे, एंड असफ अली थे भैया, क्या थे, असफ, सबसे पहले तो भाई जवाहरलाल नेहरू,
असफ अली थे, उसके बाद थे भाई के.एम. मुंशी भी थे, उसके बाद देखो भाई एन गोपाल स्वामी अयन अय्यनगर थे, के.टी. शाह भी थे भैया इसमें, इसके अलावा गाड़गीर थे भैया, डी.आर. गाड़गीर, ठीक है। उसके बाद हुमायूं कबीर भी थे भैया, और एक था भैया के संथानम। ये हो गए भैया 8, ऐसे 8 करते थे। इसके अलावा भैया चेयरमैन के प्रोपोजल के द्वारा कृष्णा कृपलानी को कोऑप्टेड मेंबर करके या फिर कोऑप्टेड मेंबर एंड कन्वेयर ऑफ द कमिटी करके भी वो बैठा करता था इस कमेटी में, ठीक है। देखो यहाँ पे देखो एक बात बताता हूँ मैं आपको, ठीक है, ये आपको एग्जाम में पूछा ही जा सकता है, ठीक है। देखो भाई ड्राफ्टिंग कमेटी और एक्सपर्ट कमेटी, ठीक है, थोड़ा ध्यान देना बच्चों यहाँ पे, ठीक है। देखो भाई ड्राफ्टिंग कमेटी क्या थी भैया, 7 मेंबर कमेटी थी। क्या थी, 7 मेंबर कमेटी थी। चलो मान लो नहीं भैया, 7 मेंबर ही कमेटी थी। और एक्सपर्ट कमेटी क्या थी भैया, 8 मेंबर कमेटी, ठीक है। इसके बाद देखो भैया ड्राफ्टिंग कमेटी को कौन लीड कर रहा था, तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर लीड कर रहे थे। एक्सपर्ट कमेटी को कौन लीड कर रहा था भैया, जवाहरलाल नेहरू लीड कर रहे थे, ठीक है। एक एक मेंबर तो हो गए भैया। उसके बाद देखो भैया ड्राफ्टिंग कमेटी में कौन कौन था भैया, एन गोपाल स्वामी अय्यनगर थे। क्या थे भैया, गोपाल स्वामी अय्यनगर थे, ठीक है। उसके बाद देखो भैया के.एम. मुंशी थे, ठीक है। उसके बाद देखो भैया कौन थे, मोहम्मद सादुल्ला थे भैया, ठीक है। उसके बाद क्या थे भैया, माधवा राव थे। माधवा राव ने मित्तर को रिप्रेजेंट किया था, ठीक है। और टी.टी. कृष्णमचारी थे भैया, इन्होंने खैतान को रिप्रेजेंट किया था, ठीक है। इतना समझ में। उसके बाद देखो भाई एक्सपर्ट कमेटी पे आओ। एक्सपर्ट कमेटी में कौन कौन था भैया, जवाहरलाल नेहरू थे, एम असफ अली भी थे भैया। उसके बाद क्या थे भैया, के.एम. मुंशी थे। उसके बाद भैया गोपाल स्वामी अय्यनगर भी थे, ठीक है। उसके बाद कौन थे, के.टी. शाह भी थे भैया, के संथानम भी थे भैया, ठीक है। हुमायूं कबीर भी थे भैया, और गाड़गिड़ी थे, ठीक है। अब देखो भाई इन कमेटी में आपको 2 मेंबर कॉमन मिलेंगे जो ड्राफ्टिंग कमेटी में भी थे और भाई एक्सपर्ट कमेटी में थे। कौन से भैया, ये है भैया, कौन से है भैया, के.एम. मुंशी है भैया एक, और दूसरा कौन सा है भैया, गोपाल स्वामी अय्यनगर। ये 2 मेंबर देखो भैया यहाँ पे, गोपाल स्वामी अय्यनगर और के.एम. मुंशी। एक सेकंड दे दो, ये देखो के.एम. मुंशी, गोपाल स्वामी अय्यनगर यहाँ पे देख लो भैया, और यहाँ पे गोपाल स्वामी अय्यनगर देख लो और के.एम. मुंशी देख लो, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि, ठीक है, ऐसे को बेसिकली पूछा जा सकता है कि कौन से 2 मेंबर्स ऐसे थे भैया विच वाज अ पार्ट ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी एज वेल एज द एक्सपर्ट कमेटी। तो आप यहाँ पे थोड़ा एनालिटिकल करके आप थोड़ा ध्यान में रख सकते हो, ठीक है। आपको समझ में आया, होप कि आपको समझ में आया गया होगा। तो क्या की थी भैया, बेसिकली एक्सपर्ट कमेटी ने नोट्स की प्रिपरेशन की थी, ठीक है। इसके अलावा कौन से प्रोसीजर्स एडॉप्ट करनी चाहिए कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के द्वारा, उसका भी डिस्कशंस हुआ करते थे, यानी उन्होंने डिस्कस किया था, ठीक है। उसके अलावा क्वेश्चंस क्या थे, वेरियस बेसिकली वेरियस कमेटी को कैसे अपॉइंट करना है, ठीक है। ड्राफ्ट का रिजोल्यूशन कैसे लाना है, ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, वो कब कैसे लाना है, क्या नहीं करना है, वो सभी एक्सपर्ट कमेटी में डिसाइड किया गया था। इतने ध्यान में रखो। देखो भाई कुछ ऐसा है नहीं, ठीक है। ड्राफ्टिंग कमेटी को जो भी असिस्टेंट या फिर क्या करना है क्या नहीं करना है वो सभी एक्सपर्ट कमेटी के द्वारा तय किया गया था, ठीक है। उस प्रोसीजर में वो उनके बहुत सारी हेल्प कर रहे थे, जैसे कि नोट्स की प्रिपरेशन, डिस्कशन, वेरियस कौन सी कमेटी कैसे अपॉइंट करनी है, ठीक है। फर्स्ट सेशन में कैसा ऑब्जेक्टिव लाना है, किस कैसी रिजोल्यूशंस लानी है, ये सभी एक्सपर्ट कमेटी ने तय कर रखा था, ठीक है। एनीवे चलो अभी आगे बढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो भाई क्रिटिसिज्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर अब तक मैंने जो लेक्चर्स पढ़ा है वो अगर आपने अच्छे से देखे हैं और फिर रीडिंग किए तो ये पोर्शन आपको इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखो भाई क्रिटिक्स करते हैं कि भैया जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी नॉट ए रिप्रेजेंटेटिव बॉडी थी, नहीं थी भैया रिप्रेजेंटेटिव बॉडी। कुछ गलत नहीं कहा है, गलत कहा है क्या भैया, क्योंकि जो मेंबर्स थे भैया वो डायरेक्टली इलेक्टेड थे क्या एडल्ट फ्रेंचाइजी के बेस पे, नहीं थे भैया, ठीक है। आपको पता है कि प्रिंसली स्टेट्स के जो हेड थे वो क्या कर रहे थे भाई, जो मेंबर्स जाने वाले थे किसमें कॉन्स्टिट्यूशन में उनको नॉमिनेट करते थे, ठीक है। जो प्रिंसली स्टेट्स के मेंबर्स क्या थे भैया, नॉमिनेट थे, ठीक है। उसके ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस के क्या थे भैया, जो प्रोविंशियल असेंबली फॉर्म हुई थी ऑन द बेसिस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 के बेस पे, ठीक है, ठीक है। यहाँ से जो जाने वाले थे वो भैया प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के बेस पे जाने वाले थे, ठीक है। और लेकिन यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन ये जो प्रोविंशियल असेंबली थी भैया ये खुद लिमिटेड फ्रेंचाइजी के बेस पे फॉर्म हुई थी, जैसे कि जिसको जिनका जो एजुकेटेड है, जिनके पास वेल्थ है, ऐसे ही लोगों को क्या था भैया, वोटिंग का राइट्स था। हम नहीं कह सकते कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वाज अ फुल्ली रिप्रेजेंटेटिव बॉडी बिकॉज इट वाज नॉट इलेक्टेड ऑन द एडल्ट फ्रेंचाइजी,
बाय द पीपल ऑफ इंडिया। था क्या भैया ऐसा, ठीक है। हमने देखा था शायद पहले, इसमें भी मैंने आपको कुछ बताया था पहले लेक्चर में कि भैया कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो है भैया was not elected by the people of India on the basis of adult franchise, ठीक है। इसके अलावा भैया नॉट ए सोवरियन बॉडी, इनका मानना था कि भैया सोवरियन बॉडी नहीं थी। जैसे कि सोवरियन का मीनिंग मैंने आपको बताया कि सोवरियन क्या होता है भैया, ये देखो ये सर्कल क्या हो गया सोवरियन, ये अपने इंटरनल और एक्सटर्नल मैटर खुद देख रहा है, यानी इसके ऊपर कोई नहीं है, ठीक है। लेकिन ये वाला सर्कल देखो, इंटरनल मैटर खुद देख सकता है, लेकिन आउटर मैटर के लिए क्या, एक्सटर्नल मैटर के लिए इसे इस सर्कल की परमिशन की जरूरत होगी, ठीक है। यानी इसके ऊपर भी एक अथॉरिटी है, उसे हम क्या कहेंगे, डोमिनियन कहेंगे। समझ में आ रहा है भैया? चलो मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया, ठीक है। क्यों ठीक है, समझ में आ गया सोवरियन। तो ये क्यों कह रहे थे भैया सोवरियन बॉडी है करके, सोवरियन बॉडी नहीं है करके? क्योंकि उनका कहना था कि भैया ये जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वही तैयार हुई ने ब्रिटिश गवर्नमेंट के प्रपोजल से तैयार हुई है, और असेंबली ने जो भी सेशंस भैया हेल्ड किए, ठीक है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी उस वक्त का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ब्रिटिश, ठीक है, उनके हिसाब से क्या किए, उनके परमिशन की मदद से, उनकी परमिशन मिली तभी उन्होंने क्या किया, वो सेशंस हेल्ड किए, ऐसा इनका कहना है, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली सोवरियन का मीनिंग समझ लो, बाकी आपको अपने आप समझ में आएगा, ठीक है। टाइम कंज्यूमिंग थी भैया, ठीक भाई, वो ये बात तो बेसिकली बहुत ही है, ठीक है। यानी 2 years चले थे भैया ड्राफ्टिंग की जो भी है, ठीक है। उसमें भी क्या है किए थे भैया, 11 सेशंस हुए थे, 2 years 11 months एंड 18 days, ऐसा कुछ तो भी था ना। क्या था भैया कि हमारी जो कॉन्स्टेंट असेंबली वो कितने दिन के लिए बैठी थी भैया, वो बैठी थी भैया बेसिकली कितने दिन बैठी थी भैया, एक सेकंड दे दो भैया, हाँ ओके, कितने दिन के लिए बैठी थी भैया, जैसे कि आपको पता है कि भैया कितने सेशंस हुए थे, कंप्लीटली 11 सेशंस हुए थे, यहाँ तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं है आपको, ठीक है। बेसिकली 11 सेशंस हुए थे, 2 साल 2 साल 11 months एंड 18 days थे शायद, हाँ एग्जैक्टली क्या थे भैया, कंप्लीट 11 सेशंस हुए थे, 2 years चले थे, और आई थिंक 11 month एंड 18 days, ठीक है। कहीं कहीं पे आपको ये 17 days भी दिख जाएगा, ठीक है। तो 18 days ही ध्यान में रखना आपको, ठीक है। मैंने रिसेंटली कहीं तो भी पढ़ा, तो मुझे 17 में भी प्रिंट मिस्टेक भी हो सकती थी, लेकिन मैंने 70 डेज देखा है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान में रखना, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं भैया। उसके बाद एक डोमिनेटेड बाय कांग्रेस, जी हाँ, उस वक्त का सबसे यानी बड़ा पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन था भाई इंडियन नेशनल कांग्रेस, और मैक्सिमम लोग जो थे भाई इसी के मेंबर्स थे, ठीक है। इसलिए उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा है, ठीक है। जैसे कि ड्राफ्टिंग टाइम कंज्यूमिंग था, इस वजह से क्या ड्राफ्टिंग कमेटी को ड्रिफ्टिंग कमेटी भी कहा गया था। क्या कहा गया था भाई, ड्रिफ्टिंग कमेटी। नजरुद्दीन अहमद के द्वारा क्या कहा था भैया, ड्रिफ्टिंग कमेटी कहा गया था। क्वेश्चंस डायरेक्टली पहले आया करता था यूपीएससी में, अब सेंटेंस में भी आ सकता है भैया, एपीएफसी ईओ के लिए आ सकता है, ठीक है। तो क्या भैया ड्राफ्टिंग कमेटी को ड्रिफ्टिंग कमेटी किसके द्वारा कहा गया था, नजरुद्दीन अहमद के द्वारा कहा गया था। डोमिनेटेड बाय कांग्रेस पे थे, लॉयर एंड पॉलिटिशियंस डोमिनेशन, ये भैया ये भी सही है, बहुत सारे लॉयर्स थे, पॉलिटिशियंस थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में। उसके बाद देखो भाई डोमिनेटेड बाय हिंदू, ठीक है। जैसे कि डोमिनेटेड बाय कांग्रेस के बारे में ग्रेनवेल स्टोन ने कहा है कि भैया द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वाज ए वन पार्टी बॉडी इन एन असेंबली in an essentially one party country. The assembly was the Congress and the Congress was India, ठीक है। ये आ सकता है भी, द असेंबली वाज कांग्रेस एंड कांग्रेस वाज इंडिया, किसने कहा था, तो क्या था भाई, ग्रेनवेल ऑस्टिन ने कहा था, ठीक है। उसके बाद देखो भाई विस्कॉन्ट साइमन ने भी कहा था कि हिंदू डोमिनेटेड बॉडी है, जी भाई ये भी बात कुछ हद तक सही है, ठीक है। विस्कॉन्ट साइमन ने कहा था कि ये बॉडी ऑफ हिंदूज, ठीक है। ये किसने किसको क्या कहा था, ये आपको आ सकता है, जस्ट गिव मी अ सेकंड, थोड़ा अंडरलाइन यहाँ पे कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद देखो भाई विस्कॉन्ट साइमन ने भी कहा था। विस्टन चर्चिल ने क्या कहा था भाई, विस्टन चर्चिल ने कहा था कि असेंबली रिप्रेजेंट ओनली वन मेजर कम्युनिटी इन इंडिया, ठीक है भाई, कुछ हद तक ये बातें सही थी, वो भी क्रिटिसाइज करने वाली भी गलत नहीं थी, ठीक है। ये था भैया हमारा क्रिटिसिज्म, ठीक है। पहले के लेक्चर्स अच्छे से देख लो, ये बात अपने आप यहाँ पे समझ में आ जाएंगे। अगर डिस्कस करने के लिए बैठे तो फिर से लेक्चर के लिए 60 to 67 मिनट्स तक चली जाएंगी, और उसको कुछ मतलब बनता नहीं, एक ही चीज हम बार बार यहाँ पे डिस्कस कर रहे होंगे, ठीक है। उसके बाद देखो भैया इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है भाई, आपको ध्यान में रखना ही रखना है, पढ़ पढ़ के आपके ध्यान में आ जाएगा, ठीक है। व्हाट वाज द सिंबल ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, भाई ये सिंबल था हमारा एलिफेंट, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल के एडवाइजर कौन थे भैया, सर बी.एन. राव, ही वाज द लीगल एडवाइजर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। उसके बाद सेक्रेटरी कौन थे भैया, एच.वी.एन. इयंगर, ठीक है। ये क्या थे भैया, हमारे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के सेक्रेटरी थे। उसके बाद देखो भाई चीफ ड्राफ्ट्समैन कौन थे भैया, एस.एन. मुखर्जी, कौन थे भैया, एस.एन. मुखर्जी,
जी, ठीक है। उसके बाद देखो कैलीग्राफर कौन था भैया, प्रेम बहरी नारायण रॉयजादा। ये क्या था भैया, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कैलीग्राफर था, ठीक है। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो इटैलिक स्टाइल में इसके द्वारा, रॉयजादा के द्वारा लिखा गया था, ठीक है। बेसिकली आप पढ़ सकते हो कि ओरिजिनल वर्जन जो है ब्यूटिफाइड एंड डेकोरेटेड किया गया था शांति निकेतन, शांति डेकोरेटेड बाय आर्टिस्ट फ्रॉम द शांति निकेतन। शांति निकेतन ऑर्गेनाइजेशन था, किसका था आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना अगर हिस्ट्री पढ़ी है तो, ठीक है। आर्टिस्ट फ्रॉम द शांति निकेतन इंक्लूडिंग नंदलाल बोस एंड बेहोर राम मनोहर सिन्हा, ठीक है। ये बात आप ध्यान में रखना, ठीक है। उसके बाद देखो भाई, कैलीग्राफी ऑफ द हिंदी वर्जन ऑफ द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन वाज डन बाय वसंत कृष्ण वैद्य। यानी हिंदी वर्जन की जो कैलीग्राफी थी भैया वसंत कृष्ण वैद्य ने की थी, और उसको इल्यूमिनेटेड करने का काम किया था भैया नंदलाल बोस। बेसिकली ये थोड़ा फैक्चुअल है, मुझे ऐसे फैक्ट्स बताने में कुछ मजा नहीं आता, पढ़ाने में थोड़ा डिटेल करने में मजा आता था। आप यहाँ पे फैक्ट जो है आपके एम लक्ष्मीकांत में अच्छे से दिए हुए पढ़ लेना, नोट्स बना लो बेसिकली, ठीक है, ऐसे करके। उसके बाद देखो भाई, ये बात ध्यान में रखना कि भाई हमारे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में 15 वुमेन थे। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है भाई वन लाइन अभी की, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में कौन से कितने वुमेन थे, तो भैया 15 वुमेन थे। 15 वुमेन पढ़ लेना, जो भी आपको लगता है कि भैया कि ये वुमेन पे क्वेश्चन आ सकता है, यानी ये वुमेन इसका पार्ट थी या नहीं, ऐसे वुमेन आप ध्यान में रख सकते हो। जैसे लक्ष्मीकांत में अगर पढ़ना है तो 6 से लेके 15 वुमेन, पहले 6 आपने स्किप किए तो भी चलेगा, लेकिन 6 से लेके 15 वुमेन के नाम आपको हिस्ट्री में भी मिलेंगे और यहीं पे भी मिलेंगे। तो 6 से लेके 15 वुमेन आप ध्यान में रखना। आपके बेसिकली देखो लक्ष्मीकांत में टेबल नंबर 2.4 दिया हुआ है, ठीक है। उसमें 15 मेंबर की, 15 वुमेन मेंबर की लिस्ट भी दी हुई है, इसलिए आपको 6 से लेके 15 मेंबर ध्यान में रखना है। उनके नाम तो भी एक दो बार पढ़ लिया करो, ठीक है, बस इतना ही कहना है, ठीक है। उसके बाद देखो भाई, हिंदी टेक्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो सबसे पहले देखो भाई कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो बना था भैया इंग्लिश में बना था, ठीक है। उसके बाद देखो हिंदी टेक्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है कि ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा प्रोविजन नहीं दिया है ऑथोरेटिव टेक्स्ट के बारे में कि भैया वो हिंदी लैंग्वेज में हो, ठीक है। तो देखो भाई, ओरिजिनली द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिड नॉट मेक एनी प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू एन ऑथोरेटिव टेक्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन हिंदी लैंग्वेज। ऐसा ओरिजिनली कोई सी बेसिकली हिंदी लैंग्वेज कॉन्स्टिट्यूशन, हिंदी लैंग्वेज कॉन्स्टिट्यूशन में हो, इसके बारे में ओरिजिनली कोई भी प्रोविजन दिया गया हुआ नहीं है। लेकिन 15th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1987 आता है, वो आर्टिकल 394 ऐड करता है पार्ट 22 में, ठीक है। तो आर्टिकल 394 ने या फिर 15th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1907 ने बेसिकली क्या चेंजेस किए, यही हमको देखना है। तो क्या बोल रहे भैया, तो ये बोल रहा है कि भैया ट्रांसलेशन होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन का हिंदी लैंग्वेज में। क्या होना चाहिए, हिंदी लैंग्वेज में ट्रांसलेशन होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा देखो पढ़ लेते हैं, थोड़ा आपको ध्यान में आ जाएगा। द ट्रांसलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन हिंदी लैंग्वेज, ठीक है। द मॉडिफिकेशंस व्हिच आर नेसेसरी टू ब्रिंग इट इन कंफॉर्मिटी विद द लैंग्वेज स्टाइल एंड टर्मिनोलॉजी एडॉप्टेड इन द ऑथोरेटिव टेक्स्ट ऑफ द सेंट्रल एक्ट्स इन हिंदी can be made in it. All the amendments of the constitution made before such publication should be incorporated. यानी ये बेसिकली बोल रहे भैया कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका ट्रांसलेशन होना चाहिए हिंदी लैंग्वेज में। लेकिन हिंदी लैंग्वेज में ट्रांसलेशन होने के बाद भैया ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो इंग्लिश से अलग दिखे, ठीक है। यानी कंफर्म रहना चाहिए, कंफर्म रहना चाहिए, उनकी उसकी एकरूपता बनी रहनी चाहिए, वेदर इट इज इन इंग्लिश और हिंदी। अगर कोई इंग्लिश में पढ़ना चाहिए तो ऐसे नहीं कि भाई उसका थोड़ा बेसिकली वो इंटरप्रेट अगर कर रहा है तो थोड़ा बहुत अलग हो रहा है और इंटरप्रिटेशन निकल रहा है, और हिंदी में अगर पढ़ रहा है तो उसका अलग अर्थ निकल रहा है, फिर अलग इंटरप्रिटेशन हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और इसके एक्ट के पहले अगर कोई अमेंडमेंट्स हुई है वो भी इनकॉर्पोरेटेड होनी चाहिए, और वो भी अमेंडमेंट एक रूप होनी चाहिए, यानी कन्फॉर्मिटी के साथ होनी चाहिए। तो बेसिकली क्या ट्रांसलेशन बना दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन का हिंदी लैंग्वेज में। उसके बाद जो भी अमेंडमेंट्स हुई है उनका भी ट्रांसलेशन हिंदी लैंग्वेज में कर दिया गया है, यानी बेसिकली जो भी अमेंडमेंट्स हुई थी वो इंग्लिश में हुई थी, उसका ट्रांसलेशन हिंदी में कर दिया गया है, ठीक है। और ये जो अमेंडमेंट हुई थी भैया, इन अमेंडमेंट का भी सेम मीनिंग निकलना चाहिए हिंदी में भी। ऐसे नहीं होना चाहिए कि इंग्लिश में अलग मीनिंग निकल रहा है भाई और हिंदी में अलग मीनिंग निकल रहा है। आपको पता है कि एक वर्ड्स भी अगर इधर उधर हो जाता है, ठीक है, तो क्या हो जाता है भैया, मीनिंग चेंज हो जाता है, ठीक है। तो सेम मीनिंग रहनी चाहिए भैया, जैसा ओरिजिनल टेक्स्ट में दिया हुआ है ना वैसे मीनिंग सेम रहना चाहिए। अगर मान लो कि ऐसा कुछ मीनिंग निकालने में, इंटरप्रेट करने में अगर कोई दिक्कत आती है या फिर उसका मीनिंग अगर चेंज हो जाता है, तो प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं भैया, बोल सकते हैं कि भाई इसको रिवाइज करो सुटेबली, ठीक है, इसको रिवाइज करो और ओरिजिनल टेक्स्ट के साथ इसको कंफर्म करो,
ठीक है, ताकि वो ओरिजिनल टेक्स्ट और ये जो हिंदी में हमने ट्रांसलेट किया है ये सेम सेम लगे, ठीक है, अलग अलग नहीं लगे, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद देखो जो भी अमेंडमेंट्स हुई है और जो भी ट्रांसलेशन किया जाएगा कहाँ पे, हिंदी में, ठीक है, वो भी भाई सभी पर्पस के लिए क्या गृहीत यानी मान लिए जाएंगे। ऐसा नहीं कि भाई एक पर्पस के लिए मान लिया गया है और अदर पर्पस के लिए नहीं मान रहे हैं, ऐसा नहीं रहेगा, ठीक है। जो भी इंग्लिश की अमेंडमेंट या फिर ट्रांसलेशन हुआ है हिंदी लैंग्वेज में वो सभी जैसे कि मान लो कि भैया कि कुछ 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1989 आया था, ठीक है, जस्ट मान लो, ठीक है, ऐसा कोई एक्ट आया था भैया, मान लो कि एक एक्ट है, ठीक है, ये इंग्लिश में आया था, सभी के लिए लागू हो गया भाई, हिंदी में अगर इसका ट्रांसलेशन कर दिया तो भाई लागू नहीं हो रहा, ऐसा नहीं होगा भाई, ठीक है। हिंदी का भी ट्रांसलेशन है जो सभी पर्पस के लिए लागू कर दिया जाएगा या फिर हो जाएगा, ये बोल रहा है यहाँ पे, ठीक है। समझ में आ गया भैया ये आपको, ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया। एक बार समराइज कर लेते हैं, ठीक है। तो भैया ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में ऑथोरिटेटिव टेक्स्ट हिंदी में रहना चाहिए, इसके बारे में कोई भी प्रोविजन नहीं है। उसके बाद 50th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1987 आता है जो इंसर्ट करता है आर्टिकल 394A पार्ट 22 में। तो बेसिकली कहता है कि भैया कॉन्स्टिट्यूशन का ट्रांसलेशन कर दो हिंदी लैंग्वेज में, ठीक है, ये कहता है, ठीक है, ये बात यहाँ पे आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। और भैया ट्रांसलेशन जो होगा वो ओरिजिनल टेक्स्ट के साथ कंफर्म रहेगा, क्या रहेगा, कंफर्म रहेगा, कंफर्मिटी होनी चाहिए भैया, ये क्या बोल रहा है, ये भी इसके साथ ही बोल रहा है, ठीक है। उसके बाद देखो भाई ट्रांसलेशन करना है, ठीक है, हर एक अमेंडमेंट का, जो भी अमेंडमेंट अब तक हुई है उस सभी अमेंडमेंट का हिंदी लैंग्वेज में ट्रांसलेशन होना ही चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये जो ट्रांसलेशन हो रहा है भाई इसका मीनिंग भी क्या निकलना चाहिए, जो अमेंडमेंट्स हो रही है, हर एक अमेंडमेंट जो हो रही है उस हर एक अमेंडमेंट का भी मीनिंग सेम निकलना चाहिए, जो इंग्लिश में मीनिंग है वही मीनिंग हिंदी में भी निकलना चाहिए। और जो भी अमेंडमेंट रहेगी या फिर जो भी हमने ट्रांसलेशन किया है वो सभी पर्पस के लिए यानी मान लिए जाएंगे, ऐसे नहीं कि भाई किसी एक पर्पस के लिए मान ले गया अदर पर्पस के लिए मान नहीं रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा थे। ये था भैया भैया हमारा हिंदी टेक्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और इसी के साथ भैया हमारा ये जो चैप्टर है क्या हो जाता है भैया, यहाँ पे खत्म हो जाता है, ठीक है। आई होप कि आपको फर्स्ट चैप्टर जो है मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको दिक्कत जा रही है, नहीं समझ में आ रहा है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। मैं और खुद को इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगा ताकि और बेहतर से बेहतर लेक्चर्स आपको डिलीवर कर सकूं, ठीक है। देयर इज ऑलवेज चांस फॉर द इम्प्रूवमेंट, इम्प्रूवमेंट के लिए हमेशा चांस रहता है, कोई भी परफेक्ट नहीं होता, आई एम ऑल्सो नॉट ए परफेक्ट, ठीक है। मुझसे भी कुछ गलतियां होती होंगी पढ़ाने में, बहुत से प्रोविजंस कभी छूट जाते हैं, इधर उधर हो जाता हूँ, कभी फ्लो में कुछ इधर उधर कभी निकल जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं कि भैया छोड़ो जान दो, जस्ट बताओ कि कुछ इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए पढ़ाने का तरीका में, कुछ सर थोड़ा ऐसा कि नहीं सर, अगर कोई सर्टन प्रोविजन वहाँ पे आता है तो सर वही पे एक्सप्लेन कर दिया करो, लेक्चर की लेंथ थोड़ी इधर उधर ज़्यादा होगी तो भी हमको चलेगा, ऐसे भी आप कुछ बोल सकते हो, ठीक है। चलो फिर भैया पढ़ लो और डू ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल, ठीक है, वहाँ पे आपको लेक्चर्स की अपडेट एंड हर एक लेक्चर के बेस पे मैं एमसीक्यू डेली वहाँ पे डालता रहता हूँ, ठीक है। तो डू ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल, ठीक है। और चलो फिर सी यू सून, मिलते हैं जल्दी अगले लेक्चर में, तब तक के लिए